सीन स्टार्ट होता है जब हमारा प्रोटैगनिस्ट युगो सोचता है कि दुनिया थोड़ी अनफेयर नहीं है क्या। अगले ही मोमेंट वह क्राउड के बीच खड़ा है, काफी टेंस लग रहा है। बर्ड्स आई व्यू से स्ट्रीट देखने पर लोगों का हसल बसल है, लेकिन कुछ ऑफ लग रहा है। अचानक कोई उसका नाम पुकारता है, युगो, और वह अपनी थॉट्स से बाहर आ जाता है। उसके पेरेंट्स हैं, पूछ रहे हैं कि इतना टेंस क्यों है और डिनर रिजर्वेशन के बारे में याद दिलाते हैं। युगो थोड़ा ऑकवर्डली रिप्लाई करता है और उसकी मॉम कहती है कि आज उनका रील फीस्ट होगा। पेरेंट्स एक्साइटेड होकर आगे चलते हैं, लेकिन ऊपर स्काई में एक अजीब रेड क्रैक अपीयर होता है। सिर्फ युगो ही इस बिजार फिनोमिनन को नोटिस करता है और हाई अलर्ट हो जाता है। पैनिक में वह अपने डैड का आर्म पकड़ता है और चिल्लाता है कि वह उस डायरेक्शन में ना जाए। पेरेंट्स क्लूलेस हैं, पूछते हैं क्यों इतना डर रहा है और कहते हैं कि टेंशन लेने की कोई बात नहीं। डैड टीज करता है, कहता है बस फर्स्ट टाइम फैंसी रेस्टोरेंट जा रहे हो, जिटर्स हो गए। लेकिन युगो चिल्लाता है, नहीं, वह नहीं है। अगर आप लोग कंटिन्यू करोगे कुछ टेरिबल होगा। तभी उसके पेरेंट्स की इमेज ग्लिच होने लगती है, जैसे टीवी की रिसेप्शन खराब हो। पूरी दुनिया उसके अराउंड शैटर हो जाती है और एक वॉइस पूछती है, सच में सोचते हो कि तुम अकेला एस्केप कर सकते हो? इसके बाद युगो जोल्ट होता है और बेड में उठता है, समझ आता है कि सब नाइटमेयर था। रूम में अभी भी स्वेट से ड्रेंच्ड है और हेड हैंग करके सीरियसली डिस्टर्ब्ड लग रहा है। फिर वह अपना फोन नाइट स्टैंड से उठाता है। स्क्रीन पर 10 आवर्स पुरानी नोटिफिकेशन दिखती है, शिमैन प्रीफेक्चर में डिजास्टर के बारे में। युगो का एक्सप्रेशन ग्रिम हो जाता है जब वह पढ़ता है कि यह क्लास सी डेमोनाइजेशन इवेंट था। उसके बेडरूम की दीवार नोट्स और ड्राइंग्स से भरी हुई है, अलग अलग क्रीचर्स के। क्लियर है कि वह मॉन्स्टर्स को स्टडी कर रहा है, शायद रिवेंज प्लान कर रहा है। युगो बेड से उठता है और खुद से कहता है कि अब स्विच गेयर्स करने का टाइम है। ड्रेसिंग होता है और याद आता है कि आज इंस्पेक्शन डे है, इसलिए कंपनी जाना है। थोड़ी देर बाद वह पैक ट्रेन में है अपने डेस्टिनेशन के लिए। क्राउड के बीच स्क्रीन अनाउंस करता है कि न्यूज में वेदर और रीसेंट डिजास्टर्स कवर होंगे। ट्रेन की टीवी पर न्यूज रिपोर्ट स्टार्ट होती है, शिमैन के डेमोनाइजेशन इंसिडेंट के बारे में। रिपोर्ट कहती है कि सोल्जर्स के एफर्ट्स से फेनोमेनन कंटेन हुआ। युगो को शीन याद आता है, अब मूनलाइट में रूइंस सिटी बन चुका है। मीनवाइल एक मिस्टीरियस वुमन कहती है कि डेमोनाइजेशन कभी भी कहीं भी हो सकता है। वह एक्सप्लेन करती है कि यह कैलामिटी रियलिटी को सील कर देती है और हॉरिफाइंग नाइटमेयर में ट्विस्ट कर देती है। डार्कनेस के इस रियल्म में वंडरर्स मॉन्स्टर्स और ग्रिम फेट के कर्स से फाइट करने के लिए मजबूर होते हैं। लेकिन सच यह है कि सर्वाइवल का चांस नियर जीरो है, क्योंकि एंड में सिर्फ क्रूअल फेट ही इन बिजार क्रीचर्स के हाथ में है। फ्लैशबैक में एक सोल्जर पेन में क्राई करता है जब सुपीरियर उसे चू आउट करता है। वुमन उसे फोर्सफुली पकड़ती है और कहती है कि उनका ड्यूटी है सोल्जर्स के रूप में लोगों को प्रोटेक्ट करना। फ्यूरियस होकर वह कहती है कि डिले की वजह से और 200 लोग मर गए। सोल्जर डिफेंड करता है, पूछता है कि जो 600 किलोमीटर दूर से आया, उसको क्यों एक्सपेक्ट किया गया कि वह फर्स्ट चार्ज करे। युगो कहता है कि जैसे ही उसने नर्सरी देखी, उसे समझ आ गया था कि अब सब कुछ बहुत लेट हो चुका है। लेकिन जो सीन उसके सामने था, वह बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर था। एक पूरी वॉल बच्चों के ड्राइंग्स से भरी हुई थी। सब ड्राइंग्स उन सोल्जर्स के बारे में थीं जो वहां आए थे। अपना पेशेंस खोकर वह औरत उसे जोर से किक मारती है और कहती है कि अपना इंसिग्निया हैंड ओवर करो और तुरंत रिजाइन करो। वह साफ साफ बोलती है कि तुम्हें यह सब ठीक करने का कोई हक नहीं है, और फिर अपनी आइडेंटिटी रिवील करती है। वह शिजुका है, एक लियो क्लास सोल्जर। कहीं और कोई एक न्यूज आर्टिकल पढ़ रहा होता है जिसमें मिस रेनू सोल्जर्स की गिरती हुई क्वालिटी के बारे में वार्निंग दे रही होती है। एक व्हाइट हेयर्ड बंदा, जिसका नाम अकुर्की है, इरिटेट हो जाता है और बोलता है कि फिर से उस रेनू चिक का लेक्चर सुनना पड़ रहा है। तुरंत बाद सुपरवाइजर कोनोहाशी उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि वह बस अपना काम कर रही है। तभी अचानक हकुरा अपने हाथ में गोल्डन लाइट का एक वेपन मटेरियलाइज कर लेता है। कोनो पूरी तरह शॉक हो जाता है।
उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ जाता है, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि उसके सामने हो क्या रहा है। हकुरा का लाइट वेपन हवा को काटता हुआ डेंजरसली कानो के नेक के बिल्कुल पास से निकल जाता है, जिससे कानो फ्लिंच कर जाता है। हकुरा स्कॉफ करते हुए कहता है, रेनू सिर्फ इसलिए बिग डील है क्योंकि वह फर्स्ट शिंजुकू इंसिडेंट से जिंदा बच गई थी। सुपरवाइजर, जो अब पूरा डर चुका होता है, हकुरा से भीख मांगता है कि कंपनी के अंदर अपना यूनिक वेपन पुट अवे कर ले। हकुरा सिर्फ उंगली स्नैप करता है और वेपन गायब हो जाता है। रिलीफ के मारे कोनो सीधा फ्लोर पर गिर जाता है। इस स्कैर के बाद कोनो रिपोर्ट देता है कि उनका मर्चेंडाइज प्रोडक्शन बहुत स्मूथली चल रहा है। मॉडल की वजह से हकुरा के शर्ट्स और प्लशीज काफी पॉपुलर हो चुके हैं और जबरदस्त सेल हो रहे हैं। हकुरा स्मग स्माइल के साथ कहता है कि अगर सेल्स इतनी अच्छी चल रही हैं तो प्रोडक्शन लाइंस और बढ़ा दो। तभी कोई उनसे एक्सीडेंटली टकरा जाता है, जल्दी जल्दी सॉरी बोलता है और आगे बढ़ जाता है। वह फुशिमी युगो होता है, हमारा प्रोटैगनिस्ट, जो अपने फील्ड वर्क के लिए लेट हो रहा होता है। कोनो गुस्से में आ जाता है और युगो पर चिल्लाता है, सॉरी बोलना बंद कर और काम पे लग जा। हकुरा कॉन्टेम्प्ट के साथ पूछता है कि क्या यह क्लमजी बंदा सच में फुल टाइम एम्प्लॉई है। सुपरवाइजर कंप्लेन करता है कि युगो स्लो है, ईजिली डिस्ट्रैक्टेड रहता है, किसी से बात नहीं करता और हमेशा थका सा लगता है। एक फीमेल कोवर्कर आकर कहती है कि वह उसके साथ रहेगी और गुड मॉर्निंग विश करती है। एक और कोलीग वार्निंग देता है कि अगर युगो ऐसे ही लेट आता रहा तो उसकी सैलरी कट कर दी जाएगी। फिर उसकी वर्क पार्टनर हनमीरकारी नोटिस करती है कि आज भी युगो काफी बेकार लग रहा है। वह पास आकर पूछती है कि क्या उसे ठीक से नींद मिल रही है। काम के दौरान लड़की एक सेकंड के लिए डिस्ट्रैक्टेड हो जाती है और बॉक्स कटर से अपनी उंगली काट लेती है। दर्द में वह चिल्लाती है और युगो तुरंत उसकी तरफ देखता है। आकारी अपनी फिंगर देखकर बोलती है कि कट इतना गहरा है कि ग्लाव भी कट हो गया है। कुछ करने से पहले ही युगो उसे रोकता है और कहता है कि वह ब्लीडिंग रोकने में हेल्प करेगा। वह उसे एक स्पेशल बैंडेज देता है जिससे ब्लड लीक नहीं होता। लड़की थोड़ी सरप्राइज्ड हो जाती है और शर्माते हुए थैंक्स बोलती है। थोड़ी देर बाद वह पूछती है कि क्या युगो हमेशा ऐसी चीजें अपने पास रखता है। युगो कैजुअली बोलता है, बस आदत है। दूर से सुपरवाइजर कमेंट करता है कि युगो की एक अजीब सी हैबिट यह है कि वह दूसरों की इंजरीज पर काफी स्ट्रांगली रिएक्ट करता है। शिफ्ट खत्म होने के बाद युगो अकेला सनसेट के वक्त घर की तरफ चल पड़ता है। लेकिन आधे रास्ते में ही सुपरवाइजर कोनो आकर उसे उसके लास्ट नेम से बुलाता है। वह डिपार्टमेंट के स्टाफ के साथ ड्रिंक्स के लिए इनवाइट करता है और जोर देता है कि युगो साथ चले। कोनो उसे पकड़ लेता है और कहता है कि आज रात वह कहीं भागने वाला नहीं है, चाहे युगो कोई भी एक्सक्यूज बना ले। मजबूरी में युगो उनके साथ चला जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर ऑलरेडी एस्केप प्लान बना रहा होता है ताकि लास्ट ट्रेन मिस न हो। आरी के साथ बैठा हुआ हमारा प्रोटैगनिस्ट स्मोक की स्मेल को लेकर कंप्लेन करता है, जबकि लड़की सिर्फ हंस रही होती है। लगता है यह जगह कोनो का रेगुलर हैंगआउट है और यहाँ के बाकी लोग भी थोड़े अजीब से हैं, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर काफी क्रीपी फील होता है। कोनो मॉकिंग स्माइल के साथ उसके पास आता है और पूछता है कि क्या वह कॉन्वर्सेशन एंजॉय कर रहा है। फिर पूछता है कि क्या युगो का यह पहला टाइम है ड्रिंक्स के लिए बाहर आना, क्योंकि वह वैसे भी ज्यादा घर से निकलता नहीं। सुपरवाइजर उसे पोक करता रहता है, कहता है कि वह सिर्फ इंट्रोवर्ट नहीं बल्कि फुल ब्लोन हिकिकोमोरी है। बाकी कोवर्कर्स भी बोल पड़ते हैं, पूछते हैं कि क्या उसे सोशल एंजाइटी या कुछ और प्रॉब्लम है। फिर कोनो पूछता है कि क्या वह डेमोनाइजेशन से डरता है और यह बात युगो को विजिबली हिला देती है। कोनो हंसकर कहता है कि उसने बिल्कुल सही जगह हिट किया है और बोलता है कि बस डेजिग्नेटेड जोन्स अवॉइड करो, सब ठीक रहेगा। इसके बाद वह उसे कावर्ड बोल देता है, जिससे युगो का चेहरा काफी सीरियस हो जाता है। आकारी उसके लिए स्टैंड लेती है और कोनो से कहती है कि वह इनसेंसिटिव हो रहा है, क्योंकि हो सकता है युगो किसी ऐसे इंसान को जानता हो जो डेमोनाइजेशन में फंस गया हो। यह कहकर वह युगो का हाथ पकड़कर डार्ट्स खेलने ले जाती है, सारी मीन कमेंट्स इग्नोर करते हुए।
आरी डार्ट्स खेलने के लिए एक्साइटेड हो जाती है और उसे चीयर अप करने की कोशिश करती है, कहती है कि वह इसमें काफी अच्छी है। तभी अचानक युगो की आंखों में एक अजीब सी चमक आती है, जैसे उसे कुछ आने का एहसास हो गया हो। एक ही पल में वह आकारी को खींचकर नीचे गिरा देता है और एक रेड प्रोजेक्टाइल वॉल से टकरा जाता है। आकारी फ्लोर पर गिर जाती है, पूरी तरह कंफ्यूज्ड, और देखती है कि वह बस एक टॉय डार्ट था। पीछे से एक कोवर्कर जोर जोर से हंसने लगता है। जल्दी ही कोनो और बाकी लोग भी हंसकर युगो का मजाक उड़ाने लगते हैं कि वह लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। युगो शर्मिंदा होते हुए आकारी से सॉरी बोलता है। आकारी कहती है कि कोई बात नहीं, लेकिन ऐड करती है कि यह डेंजरस भी हो सकता था। युगो को अपना यह पथेटिक साइड दिखाने पर काफी एम्बैरसमेंट होती है। कोनो फिर उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती ड्रिंक पिलाने की कोशिश करता है, बोलता है थोड़ा रिलैक्स कर। तभी अचानक ऊपर वाली फ्लोर का डोर खुलता है और आरी डर के साथ ऊपर देखती है। सीढ़ियों के टॉप पर एक अजीब सा क्लाउन के कॉस्ट्यूम में फिगर दिखाई देता है, जो सबका अटेंशन खींच लेता है। एक टेबल पर बैठा कपल वंडर करता है कि यह क्या है, क्या कोई क्लाउन शो चल रहा है। कोनो, जो ऑलरेडी ड्रंक होता है, लड़खड़ाते हुए क्लाउन के पास जाता है और बोलता है कि सबके लिए टेकीला ले आओ। बिना कुछ बोले वह फिगर सुपरवाइजर पर वेपन पॉइंट करता है और सीधा फायर कर देता है। ब्लास्ट में कोनो का एक हाथ उड़ जाता है और वह जमीन पर गिर पड़ता है। क्लाउन अपनी ग्लोइंग आंखें दिखाता है, एक सिनिस्टर ऑरा के साथ, और क्लियर हो जाता है कि यह मजाक के लिए नहीं आया। कोनो शॉक में उस जगह को देखता रहता है जहां पहले उसका हाथ था, उसे समझ ही नहीं आता क्या हो गया। धीरे धीरे उसके चेहरे पर खौफ छा जाता है और वह दर्द से चिल्लाने लगता है, अपने कटे हुए हाथ की जगह पकड़कर। क्लाउन बस अजीब सी स्माइल के साथ देखता रहता है, बिल्कुल इमोशनलेस। उसके बाद पूरी जगह पर केओस फैल जाता है और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। वह अजीब फिगर हर तरफ फायर करता रहता है, जो भी उसके रास्ते में आता है उसे मार गिराता है। इस सब कंफ्यूजन के बीच आरी युगो को चिल्लाकर कहती है भागो, और वह उसका हाथ पकड़कर एग्जिट की तरफ ले जाता है। युगो पूरी स्पीड से भागता है, अपनी कोवर्कर को सेफ जगह ले जाने की कोशिश करता हुआ। तभी बिल्डिंग के अंदर से एक तेज रोशनी चमकती है और पूरा सीन बदल जाता है। वह इंटेंस लाइट सब कुछ एंगल्फ कर लेती है और शहर एक डिसोलेट, एपोकलिप्टिक जगह में बदल जाता है। युगो और आरी टाइम पर बाहर निकल आते हैं, लेकिन दरवाजे पर रुक जाते हैं, अंदर का सीन देखकर हॉरर में जम जाते हैं। बाहर सड़क की तरफ देखते ही उन्हें समझ आ जाता है कि दुनिया एक जिंदा नाइटमेयर बन चुकी है। जायंट स्टफ्ड लायंस जैसे दिखने वाले क्रीचर्स लोगों पर बेरहमी से अटैक कर रहे होते हैं। एक पर्पल एलिफेंट जैसा मॉन्स्टर अपने हाथों में पपेट जैसे दिखने वाले लोगों को पकड़ पकड़ कर खा रहा होता है। टूटी फूटी शहर की सड़कों पर और भी कई भयानक मॉन्स्टर्स के सिलुएट्स दिखने लगते हैं। बार के अंदर कोनो अभी भी फंसा हुआ होता है और जैसे जैसे मॉन्स्टर्स पास आते हैं वह दहशत में चिल्लाने लगता है। बाहर युगो पूरी ताकत से चीखता है, बस यही दुआ करता हुआ कि यह पूरा नाइटमेयर रुक जाए। इसी बीच लोग सोल्जर्स को बुलाने लगते हैं, किसी मिरेकल की उम्मीद में। एक कपल पैनिक कर जाता है जब उन्हें रियलाइज होता है कि वे इस डिजास्टर के बीच फंस चुके हैं। एरिया डेजिग्नेटेड जोन भी नहीं था, फिर भी एक आदमी हाथ बढ़ाकर मदद मांगता है, होपिंग कि कोई सोल्जर पास हो। अचानक आसमान में लाल दरारें, रेड फिशर्स, फट जाती हैं और सबको समझ आ जाता है कि वे एक डेमोनाइजेशन के अंदर ट्रैप हो चुके हैं। आकारी युगो की तरफ देखती है और युगो सोचता है कि हर बार ऐसी डिजास्टर उसी के पीछे क्यों आ जाती है। तभी एक अजीब सा साइथ पकड़े मॉन्स्टर सामने आता है और पूछता है, तुम लोग सच में जीना चाहते हो क्या? गुस्से में एक कोवर्कर लोहे की पाइप उठाकर मॉन्स्टर पर चार्ज करता है, पूरी ताकत से वार करता हुआ, और चिल्लाता है कि बस गायब हो जा। लेकिन अटैक लगने के बाद भी मॉन्स्टर सिर्फ मुस्कुराता है और थम्स अप देता है, जैसे कह रहा हो, और मार। फिर अगले ही पल मॉन्स्टर अपनी साइड से एक फैटल ब्लो देता है और वह बंदा वहीं मर जाता है। यह देखकर दूसरा कोवर्कर समझ जाता है कि यह चीज पेन फील ही नहीं करती और इसी वजह से और भी ज्यादा डेंजरस है।
जमीन पर पड़ा कोनो चीख चीख कर बोलता है कि उसे अकेला छोड़कर मत जाओ। लेकिन पैनिक में उसके सारे कोवर्कर्स भाग निकलते हैं और कोनो को वहीं छोड़ देते हैं। तभी क्लाउन मॉन्स्टर मेगाफोन लेकर उसके पास आता है। कोनो भीख मांगता है, बोलता है कि दर्द बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। मॉन्स्टर मैकेबर स्माइल के साथ बोलता है, सॉरी, मुझे समझ ही नहीं आता पेन क्या होता है। जैसे ही मॉन्स्टर आगे कुछ करता, एक हाथ उसे रोक लेता है। वह यूगो होता है जो मेगाफोन पकड़कर गुस्से में बोलता है, बकवास बंद कर। दूर से आकारी और एक और कोवर्कर यह सब देखकर शौक में जम जाते हैं। जो बंदा बचकर भाग पाया था, वह डर के मारे रोने लगता है। यूगो क्लाउन को घूरते हुए दोबारा चिल्लाता है कि सुपरवाइजर बोल रहा था कि उसे दर्द हो रहा है। मॉन्स्टर उसकी हिम्मत से इम्प्रेस्ड होता है, पर बोलता है कि वह गलत है। अगले ही पल मॉन्स्टर सुनहरी एनर्जी बीम सीधा यूगो पर छोड़ देता है। अटैक यूगो के हाथ पर लगता है और उसका हाथ पूरी तरह डिसइंटीग्रेट हो जाता है। लेकिन तुरंत ही उसकी जगह एक अजीब लाल एक्स जैसा हाथ बन जाता है और यूगो काउंटर अटैक करता है। नए हाथ से वह मॉन्स्टर का चेहरा पकड़ लेता है और मॉन्स्टर शॉक में आ जाता है। यूगो ठंडी, डरावनी आवाज में बोलता है, तुम्हें पता होना चाहिए यह पावर क्या है। मॉन्स्टर कंफ्यूज हो जाता है और रियलाइज करता है कि यूगो उसी जैसा कुछ है। पहली बार मॉन्स्टर के शरीर में एक अजीब सा एहसास दौड़ता है, फियर। और वह समझ ही नहीं पाता कि यह फीलिंग क्या है। इसके बाद मॉन्स्टर का बॉडी पर्पल एनर्जी में घुलने लगता है और पूरी तरह वैनिश हो जाता है, यूगो की लाल चमकती आंखों के सामने। यूगो फिर दूसरे मॉन्स्टर्स के अटैक्स डॉज करता है। वह अपना यूनिक वेपन, फॉर्म ऑफ पेन, रिवील करता है और एक मॉन्स्टर का मजाक उड़ाता है उसके बेकार एम पर। फिर उसका हाथ एक जायंट, भयानक लाल स्वॉर्ड में बदल जाता है। एक और दुश्मन की तरफ देखकर वह बोलता है कि वह उसे चुभने का दर्द महसूस करवाएगा। और यूगो अटैक करते हुए कहता है, तुम जैसे मॉन्स्टर्स सब एक जैसे होते हो। वह घिन के साथ कहता है कि यह क्रीचर मासूम लोगों की जान लेकर ही मजा लेता है। अपने वेपन के एक स्पेशल इफेक्ट का यूज करके यूगो बिना रहम किए एक और अजीब मॉन्स्टर पर चार्ज करता है। इसके बाद पहली बार क्लाउन को सच में दर्द महसूस होता है और वह पूरी तरह पैनिक कर जाता है। यूगो बोलता है कि ये मॉन्स्टर्स दूसरों को दर्द देना जानते हैं, लेकिन खुद उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाते। लड़ाई के बाद वह अपने वेपन से चेहरा साफ करता है, पूरी तरह थका हुआ लग रहा होता है। उसके कोवर्कर्स उसे डर के साथ घूरते हैं और पूछते हैं कि उसके हाथ में यह अजीब नाइफ आखिर है क्या। यूगो बिना कुछ कहे उनकी तरफ पीठ कर लेता है, चेहरे पर गहरा अंधेरा सा एक्सप्रेशन होता है। हमें पता चलता है कि 8 साल पहले पहली डेमोनाइजेशन ने 3,20,000 लोगों को अफेक्ट किया था। उस भयानक ट्रेजेडी में सिर्फ 8 लोग जिंदा बचे थे। रबल के बीच एक छोटा सा लड़का खड़ा दिखता है और उन सर्वाइवर्स में से एक वह खुद था, भयानक मॉन्स्टर्स का सामना करता हुआ। पूरा जख्मी होने के बावजूद उस छोटे बच्चे की आंखों में एक ठंडी, खौफनाक डिटर्मिनेशन थी। तब यूगो सिर्फ 12 साल का था। वही पहला सर्वाइवर था और उसका रिवॉर्ड था यह पावर जो हम अब देख रहे हैं। दूसरी तरफ रात के अंधेरे में एक मोटरसाइकिल तेज रफ्तार से दौड़ती है जो मदद के आने का सिग्नल देती है। एक मिस्टीरियस राइडर अंधेरी सड़कों से गुजरती हुई आगे बढ़ रही होती है। उसके हेडलाइट से हरी लाइट निकल रही होती है। फोन पर रेंडू नाम की औरत बताती है कि वह निगाह में एंटर कर रही है और बाइक से जल्दी पहुंच जाएगी। उसका कॉन्टैक्ट वॉर्न करता है कि एरिया में सोल्जर्स कम है, लेकिन रेंडू कहती है कि वह वेट करने का ऑर्डर वैसे भी इग्नोर कर देती है। लाइन के दूसरी तरफ से कहा जाता है कि वह आज कुछ ज्यादा ही डिटर्मिन्ड लग रही है, और रेंडू बसा में जवाब देती है। उसके फोन पर रेस्क्यू लिस्ट में यूगो का नाम दिख रहा होता है और वह कंफर्म करती है कि उसे उसी तक पहुंचना है। हल्की सी स्माइल के साथ रेंडू बताती है कि यूगो उसका पुराना कॉमरेड है। इधर डेमोनाइजेशन के बीच यूगो के कोवर्कर्स उसे घूरते रह जाते हैं, पूरी तरह स्टन्ड। उनमें से एक पूछता है कि जो रिवॉर्ड उसे मिला, क्या वह एक यूनिक वेपन है, सोल्जर का वेपन।
जमीन पर पड़े कोनो डर के साथ पूछता है कि उसके पास ऐसी चीज क्यों है। तभी आकारी दहशत में चिल्लाती है और फुशमी को पीछे देखने को कहती है। अंधेरे से लाल आंखों वाले नए अजीब मॉन्स्टर्स उभर आते हैं। युगो तुरंत घूमता है, अगली लड़ाई के लिए रेडी। लेकिन पहले वह कोनो के पास जाता है, उसे जबरदस्ती उठाता है और पूछता है, क्या सुपरवाइजर वहीं मरना चाहता है? फिर वह एक बिल्डिंग की तरफ इशारा करके बॉस को भागने को कहता है। लड़ाई शुरू होने से पहले ही मॉन्स्टर्स अटैक कर देते हैं। एक क्रीचर स्पेयर से युगो को मार देता है और वह दर्द से चिल्लाता है। जब कोनो को शील्ड करता है, मॉन्स्टर खौफनाक स्माइल के साथ स्पेयर को और जोर से धकेल देता है। इंपैक्ट से युगो पीछे गिरता है, लेकिन सुपरवाइजर को छोड़ता नहीं। दूर से ही उसे समझ आ जाता है कि एक और मॉन्स्टर आसानी से उन तक पहुंच सकता है। दिल जोर जोर से धड़कता है और उसे याद आता है कि यह सब पहले भी हुआ था। उसके दिमाग में अपने छोटे वर्जन की याद फ्लैश होती है, जब वह बिल्कुल इसी तरह इंजर्ड हुआ था। इसी याद के साथ वह अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करता है, दर्द को पावर में बदलते हुए। उसका वेपन एक लाल स्पीयर में बदल जाता है और वह उसे पूरी ताकत से दूर के एनिमी की तरफ फेंक देता है। वह सारा दर्द स्पीयर से छेदे जाने का एक पिन पॉइंट अटैक में कॉन्सेंट्रेट कर देता है, लेकिन स्पीयर गलती से भागते हुए एक कोवर्कर को लग जाता है, जिससे सब कंफ्यूज हो जाते हैं। युगो चिल्लाकर कहता है सबको बिल्डिंग की तरफ भागने के लिए, अभी भी बचने का टाइम है। दोनों आदमी जान बचाने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़ते हैं। युगो अपने शरीर को शील्ड बनाता है और बिल्डिंग का दरवाजा जोर से बंद कर देता है। अंदर जाकर उनमें से एक कहता है कि वे चूहे की तरह फंस गए हैं। युगो गुस्से में उसे चुप रहने को कहता है। जब मॉन्स्टर्स ग्लास डोर के पास पहुंच जाते हैं, बाहर क्रीचर्स रुक जाते हैं, जैसे सिचुएशन असेस कर रहे हों। उनकी लाल आंखें अंधेरे में चमकती हैं। युगो धीरे से दरवाजे की दरार से झांकता है। वे अभी भी वहीं होते हैं, लेकिन अचानक एक मॉन्स्टर मुड़ता है, जैसे जाने वाला हो, और फिर सब मॉन्स्टर्स दूसरा शिकार ढूंढने चले जाते हैं। आकारी कंफ्यूज्ड हो जाती है और पूछती है कि सिर्फ अंदर चले जाने से वे पीछे क्यों हट गए। युगो समझाता है कि मॉन्स्टर्स के लिए उनका पीछा करना इनएफिशिएंट होता है। उनका गोल होता है सबसे कम टाइम में सबसे ज्यादा लोगों को मारना। इसलिए वे पैनिक क्रिएट करते हैं ताकि हंट और तेज हो जाए। अंदर आकर उनका पीछा करना उनके लिए टाइम और एनर्जी का वेस्ट होता है। आकारी समझ जाती है कि युगो ने यह बिल्डिंग इसलिए चुनी क्योंकि यहां लोग कम थे और यह मॉन्स्टर्स के लिए अट्रैक्टिव टारगेट नहीं थी। कोनो शॉक में होता है कि युगो ने केओस के बीच इतना सब कैसे सोच लिया। तब आकारी कोनो की तरफ मुड़ती है और पूछती है, क्या वह ठीक है? उसकी चोट को देखकर सुपरवाइजर पैनिक करता है, लेकिन युगो उसे शांत करता है। कहता है ब्लीडिंग रुक चुकी है और वह जिंदा रहेगा। कोनो अपने हाथ को देखता है, खून बहना बंद हो चुका होता है। युगो बताता है कि डेमोनाइजेशन में ऐसा ही होता है। वह समझाता है कि यहां लोग आसानी से मरते नहीं, चाहे कितने ही इज़्मी क्यों न हो, जो सिर्फ सफरिंग को और लंबा कर देता है। आकारी नोटिस करती है कि बाहर अजीब तरह से रोशनी ज्यादा है। युगो बताता है कि जगह को ऐसे ही डिजाइन किया गया था। फिर वह कोनो को पेनकिलर्स ऑफर करता है। कहता है कि वह हमेशा अपने पास रखता है, गुड लक चार्म की तरह। युगो बोलता है कि अगर सुपरवाइजर सर्वाइव कर गया तो रिवॉर्ड उसे पूरी तरह हील कर देगा, इसलिए गिव अप करने का कोई मतलब नहीं। कोनो चुपचाप पिल्स की बोतल को देखता रहता है, समझ नहीं पाता कि क्या बोले। इस वजह से वह पूछता है कि युगो उससे बचाने और मदद करने की इतनी कोशिश क्यों कर रहा है। प्रोटैगनिस्ट सबकी तरफ देखकर कहता है, क्या इसके लिए किसी वजह की जरूरत होती है? फिर सीरियस टोन में बोलता है कि अगर सब एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो यहां सबका एंड पक्का है। कोनो और दूसरा कोवर्कर एक दूसरे को देखते हैं
और सुपरवाइजर पूछता है कि अब जिंदा रहने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। डिटर्मिन्ड एक्सप्रेशन के साथ ह्यूगो सबको कहता है कि जो भी वह अब बोलने वाला है उस पर ध्यान देना। वह वॉर्न करता है कि सिर्फ छुपकर या बस जिंदा रहकर कुछ नहीं होगा। जब आकारी दरवाजा और ज्यादा मजबूत करती है, ह्यूगो कहता है कि उन्हें तैयारी करनी होगी क्योंकि डीमन वर्ल्ड में दुश्मन और वेपन्स बराबर रेट से अपीयर होते हैं। वह गारंटी देता है कि अगर बिल्डिंग को सर्च करें तो लॉकर्स और ड्रॉअर्स जैसी जगहों पर आइटम्स मिलेंगे। आखिर में वह सबको बोलता है कि वेपन्स उठाओ और बाहर जाकर जितने ज्यादा हो सके मॉन्स्टर्स को मारो। वह समझाता है कि यही इन चैलेंजेस का गोल्डन रूल है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, एनिमीज और स्ट्रॉन्ग होंगे, उनके टाइप्स और बिहेवियर पैटर्न्स चेंज होंगे, इसलिए उन्हें ज्यादा फायर पावर चाहिए। कोनो एक पिस्तौल उठाता है और ह्यूगो कहता है कि उन्हें अपनी नंबर्स भी बढ़ानी होंगी। प्लान यह है कि मॉन्स्टर्स का शिकार करें और रास्ते में जो भी सर्वाइवर्स मिलें उनके साथ टीम अप करें। हाथ में वेपन पकड़कर ह्यूगो मुस्कुराते हुए कहता है, हम सब यह मिलकर सर्वाइव करेंगे। तभी वह विंडो से बाहर देखता है और नीचे अजीबोगरीब मॉन्स्टर्स का झुंड देखता है। आकारी कहती है कि वे लोग बिल्कुल पागल जैसे बिहेव कर रहे हैं। ह्यूगो बोलता है कि मॉन्स्टर्स अपना टारगेट मिस कर चुके हैं। वह एक्सप्लेन करता है कि उनके पास टेरेन एडवांटेज है और वे आने वाली फाइट के लिए तैयारी कर सकते हैं। ह्यूगो कहता है कि वह पहले अटैक करेगा ताकि मॉन्स्टर्स घबरा जाए और बाकी सबको फायर करने का सिग्नल देगा। वह वॉर्न करता है कि नीचे वाला फ्लोर ज्यादा रिस्की है और किसी भी हाल में मॉन्स्टर्स को अंदर घुसने नहीं देना। सब कुछ प्लान हो जाने के बाद ह्यूगो विंडो से जंप करने के लिए रेडी हो जाता है। उसकी डिटर्मिनेशन देखकर आकारी पास आती है और पूछती है कि क्या वह ठीक है या अपने आप को ज्यादा पुश तो नहीं कर रहा। शांतसी स्माइल के साथ ह्यूगो जवाब देता है कि वह ठीक है क्योंकि वह इस सब का आदी हो चुका है। ऊपर से देखते हुए उसे लगता है कि एनिमीज बहुत ज्यादा हैं और सिर्फ नाइव्स काफी नहीं होंगी। इसलिए वह डिसाइड करता है कि उसे अपने अटैक का रेंज बढ़ाना होगा अगर जीतना है। ह्यूगो जानता है कि ये मॉन्स्टर्स सिर्फ एचपी पर काम करते हैं और 0 होने तक लड़ते रहते हैं। उनसे सीधे लड़ना फ्रस्ट्रेटिंग है, लेकिन उसके वेपन के लिए परफेक्ट है जो पेन से पावर लेता है। बिना दर्द के भी इन मॉन्स्टर्स के वीक स्पॉट्स होते हैं, नेक, हार्ट और हेड। क्रिटिकल हिट्स इन जगहों पर फैटल हो सकते हैं, इसलिए वह ऑल आउट असॉल्ट का प्लान करता है। चाहकर भी पास्ट को याद न करते हुए ह्यूगो अपने वेपन को एक नए फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करता है। बिल्डिंग के टॉप से वह अपने वेपन का लिक्विड फॉर्म लॉन्च करता है जो हवा में फैल जाता है। यह अटैक एसिड रेन में बदल जाता है जो नीचे के सारे मॉन्स्टर्स पर बरसने लगता है। मॉन्स्टर्स जब हिट होते हैं तो पेन महसूस करते हैं और तड़पने लगते हैं। वे दर्द से चिल्लाते हैं, पहली बार वही पेन महसूस करते हुए जो वे दूसरों को देते आए थे। ह्यूगो मौका देखकर विंडो से जंप करता है और अपने दोस्तों को एक साथ अटैक करने के लिए चिल्लाता है। नीचे से उसके दोनों कोलीग्स बिना हिचकिचाहट वेपन्स चलाना शुरू कर देते हैं। ऊपर से आकारी और कोनो भी फायर ओपन कर देते हैं, बिल्कुल ह्यूगो के प्लान के अकॉर्डिंग। बुलेट्स की बारिश उन मॉन्स्टर्स पर गिरती है जो पहले से ही एसिड अटैक से सफरिंग में थे। ह्यूगो उनके बीच लैंड करता है और अपने वेपन से एक क्लाउन को फैटल ब्लो देता है। मिड एयर में ही वह अपने लाल वेपन के एक प्रिसाइज स्ट्राइक से 2 मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है। जमीन पर मजबूती से लैंड करके वह बचे हुए दुश्मनों का सामना प्योर डिटर्मिनेशन के साथ करता है। बिना रुके ह्यूगो चिल्लाता है कि सब लोग फायरिंग बंद न करें। उसके ऑर्डर पर नीचे वाले दोनों लोग लगातार एनिमीज पर फायर करते रहते हैं। ऊपर से आकारी भी पूरी ताकत से शूट करती है, यह दिखाते हुए कि वह अपनी रोल को सीरियसली ले रही है। और कोनो भी अपना डर पार करके गुस्से से भरे चेहरे के साथ मॉन्स्टर्स पर गोलियां चलाता है। शूटआउट के बीच यंग लड़का ब्लेड हाथ में लिए मॉन्स्टर्स के झुंड पर चार्ज करता है। बुलेट्स की बारिश उसे कवर दे रही होती है और वह स्किलफुली 2 बीस्ट्स को डॉज कर लेता है। एक पावरफुल स्विंग के साथ प्रोटैगनिस्ट एक और मॉन्स्टर को बिना रहम के काट देता है। तभी एक अजीब जैसा मॉन्स्टर तेज क्लॉस के साथ उसकी तरफ लपकता है। ह्यूगो को डेंजर का एहसास हो जाता है और वह अटैक के लिए खुद को रेडी करता है।
यह देखकर आकारी गुस्से में एम लेती है और चिल्लाते हुए शॉट फायर करती है। उसकी गोली सीधा उस जायंट क्रीचर को लगती है जो पीछे से युगो पर अटैक करने वाला होता है। मॉन्स्टर जोर से पीछे उछल जाता है। युगो आकारी की तारीफ करता है और कहता है, नाइस शॉट। आकारी थोड़ा ब्रैग करती है, बोलती है कि वह काफी FPS गेम्स खेलती है। कोनो उसकी गेमिंग स्किल्स देखकर काफी सरप्राइज्ड हो जाता है। जब मॉन्स्टर जमीन पर गिरा होता है, युगो कुछ अजीब नोटिस करता है और तुरंत अलर्ट हो जाता है। ऊपर से कोनो और आकारी एक चमकती हुई चीज देखते हैं। आकारी पूछती है, यह ड्रॉप्ड आइटम है क्या? और हाँ, मॉन्स्टर के बॉडी के पास एक गोल्डन क्यूब अपीयर होता है जो ब्राइट ग्लो कर रहा होता है। मुस्कुराते हुए युगो हनमुरा से कहता है कि वह लकी है क्योंकि उसे एक रेयर आइटम मिला है। एक गोल्डन क्यूब अपीयर होता है जो ब्राइट ग्लो कर रहा होता है। मुस्कुराते हुए युगो हनमुरा से कहता है कि वह लकी है क्योंकि उसे एक रेयर आइटम मिला है। वह बताता है कि गेम के इतने अर्ली स्टेज में इसका सिर्फ 3% चांस होता है। आकारी और बाकी लोग उस चमकते हुए गोल्डन क्यूब को हैरानी से देखते रहते हैं। युगो पास आकर कहता है कि क्यूब ओपन करके देखो। आकारी जैसे ही क्यूब उठाती है, वह एक तेज गोल्डन लाइट के साथ खुल जाता है। आकारी शॉक में रह जाती है जब उसके अंदर से एक छोटी सी सफेद बिल्ली पीली आंखों के साथ मियाओ करती है। अगले ही सेकंड वह क्रीचर गायब हो जाता है। युगो समझाता है कि वह उसके आइटम बैग के अंदर चला गया है। वह एडवाइस देता है कि जिन आइटम्स का अभी कोई क्लियर यूज नहीं होता, वही अक्सर सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, और कहता है कि उसे ध्यान से संभाल कर रखना। अब नेक्स्ट स्टेप होता है दूसरे सर्वाइवर्स को ढूंढना। थोड़ी देर में ग्रुप और लोगों से मिलता है जो उन्हें सेव करने के लिए थैंक्स बोलते हैं। एक केयरटेकर बताता है कि जगह पर काफी एल्डरली लोग हैं और युगो कहता है कि उसे खुशी है वह टाइम पर पहुंच गया। तभी एक आवाज उनकी हिम्मत बढ़ाती है। आरी थोड़ा डर जाती है। एक सिल्वर हेयर्ड लड़का कॉन्फिडेंस और सुपीरियोरिटी के साथ उनकी तरफ आता है। वह कहता है कि यह सिचुएशन उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। रेस्क्यू हुए लोगों में से एक उसे पहचान लेता है और बोलता है, तगुरा। तगुरा कहता है कि उसे लेट होने का अफसोस है और बोलता है कि वह कहीं और फाइट कर रहा था। वह सर्वाइवर रिलीफ में बोलता है कि वह उसके लाइव स्ट्रीम्स देखता है। आकारी सोल्जर के आने से रिलीव्ड महसूस करती है, लेकिन युगो अभी भी सस्पिशियस रहता है। अपने मन में युगो शो होता है कि तगुरा की कहानी झूठ है। उसे लगता है कि वह छुपा हुआ था और डेंजर खत्म होने के बाद हीरो बनने आया है। लेकिन पैनिक न हो, इसलिए युगो अभी उसे सेवियर की तरह ट्रीट करता है। वह फ्यूचर प्लान डिस्कस करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी अचानक एक बड़ा मॉन्स्टर कहीं से अपीयर होता है। एक जोरदार अटैक के साथ वह युगो और तगुरा दोनों को पीछे फेंक देता है। युगो रियलाइज करता है कि मॉन्स्टर बिना कोई आवाज किए आ गया था। आरी तुरंत उस पर फायरिंग करती है, लेकिन सब शॉक हो जाते हैं जब बुलेट्स मॉन्स्टर की मोटी स्किन से रिकोचेट हो जाती हैं। आकारी शॉक हो जाती है। तब युगो समझाता है कि यह डिफेंसिव टाइप एनिमी है और उसे ऊपर वाले टारगेट्स पर एम करने को कहता है। सिचुएशन देखकर प्रोटैगनिस्ट डिसाइड करता है कि पहले इस बड़े मॉन्स्टर को एक पावरफुल ब्लो से गिराना होगा। लेकिन जैसे ही वह अपना वेपन चार्ज करता है, उसे भयानक दर्द महसूस होता है। शायद यह साइड इफेक्ट है। उसे समझा जाता है कि एसिड रेन की वजह से वह ओवरलोड हो चुका है, इसलिए स्ट्रॉन्ग अटैक यूज नहीं कर सकता। इसलिए वह स्पीयर से चुभने वाले दर्द को चैनल करके छोटे मॉन्स्टर्स पर अटैक करता है। एक सर्वाइवर तगुरा से हेल्प मांगता है, जिसे तगुरा झलाते हुए चुप रहने को कहता है और रोशनी का वेपन बना लेता है। अपनी लाइट स्वॉर्ड के साथ वह बड़े मॉन्स्टर की पीठ पर बैठे छोटे मॉन्स्टर्स पर अटैक करता है। आकारी हैरान रह जाती है और युगो अपनी रेड डैगर के साथ उसके पास से दौड़ता हुआ निकल जाता है। अचानक एक बूढ़ा आदमी राइफल के साथ आता है और मॉन्स्टर पर गोली चला देता है, चिल्लाते हुए कहता है कि मॉन्स्टर ने अपना गार्ड गिरा दिया है। वह सबको बिना रुके अटैक करते रहने को बोलता है।
मौका देखकर यूगो अपने रेड वेपन के साथ सीधे मॉन्स्टर के चेहरे के पास पहुंचता है और बिना सोचे उसकी आंख में ब्लेड घुसा देता है। डायरेक्ट हिट से जायंट मॉन्स्टर जमीन पर गिर जाता है, इतनी जोर से कि एक क्रेटर बन जाता है। अकारी उस बूढ़े आदमी को थैंक्स बोलती है, जो अपना नाम गोबे बताता है और अकारी की शूटिंग स्किल्स की तारीफ भी करता है। प्रोटैगनिस्ट देखता है कि अभी 4 एनिमीज बचे हुए हैं और वह उन्हें जल्दी खत्म करना चाहता है, जब तक बड़ा मॉन्स्टर डाउन है। वह तगुरा को भी हैंडल करने को बोलता है, जिसका सोल्जर मजाक उड़ाते हुए जवाब देता है, पीस ऑफ केक। तभी एक स्टफ्ड लायन यूगो पर चार्ज करता है। यूगो सीरियस होकर अपने रेड वेपन की पावर दोबारा यूज करता है। ब्लेड तेज चमकने लगता है, जैसे दर्द को पावर में बदल रहा हो। अगले ही पल वेपन एक जायंट स्वॉर्ड में बदल जाता है, पहले से काफी ज्यादा खौफनाक। 2 एनिमीज के सामने खड़ा होकर वह स्लाइस्ड होने वाले दर्द को अपनी नई ताकत बनाता है। एक घूमते हुए वार में वह दोनों मॉन्स्टर्स को एक साथ उड़ा देता है, रास्ता साफ हो जाता है। फिर वह जमीन पर पड़े जायंट मॉन्स्टर की तरफ पलटता है। बिना वक्त गवाए यूगो उस पर फाइनल ब्लो के लिए जंप करता है। उसका वेपन फिर से ट्रांसफॉर्म होता है, अब एक मेघ बन जाता है, क्रशिंग पेन को फील कराने के लिए। उसे लगता है मॉन्स्टर काफी टफ है और वह सोचता है कि क्या यह अटैक काफी होगा। ऊपर से यूगो फाइनल अटैक के लिए तगुरा से बैकअप मांगता है, लेकिन तभी वह कुछ अजीब नोटिस करता है और शॉक हो जाता है। तगुरा तो बस बाकी मॉन्स्टर्स के साथ खेल रहा होता है, अपनी लाइट स्वॉर्ड से। सिल्वर हेयर्ड सोल्जर हंसते हुए एनिमीज की तारीफ करता रहता है। फिर वह एक पावरफुल इलेक्ट्रिक अटैक अनलीश करता है, जो सीधे एक क्रीचर पर लगता है। स्टफ्ड मॉन्स्टर बिजली के झटके से पैरालाइज्ड हो जाता है। सर्वाइवर्स खुशी से चीयर करते हैं और तगुरा के वेपन को पहचान लेते हैं, थंडर कैलामिटी ब्लेड। एक स्मग स्माइल के साथ वह बंदा सबको बोलता है कि अब सब कुछ उस पर छोड़ दो। उधर मॉन्स्टर के ऊपर खड़ा यूगो अब सोल्जर्स के एक्ट पर डाउट करने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि यह बंदा सिर्फ लड़ने का ड्रामा कर रहा है, असली फाइट नहीं। उसके अटैक्स सिर्फ सरफेस लेवल हैं। शॉक वीक है और तगुरा का मॉन्स्टर्स को हराने का कोई इरादा ही नहीं। वह बस शो ऑफ कर रहा है और यह देखकर यूगो को घिन आती है। तगुरा मॉन्स्टर की रेजिस्टेंस का रोना रोता है, पर बोलता है कि वह पावर और बढ़ा सकता है। तभी गोबे पीछे से आकर गुस्से में बोलता है कि सोल्जर रास्ते में आ रहा है। वह अपनी राइफल एम करता है और गुस्से भरी आवाज में कहता है, जा कहीं और जाके डांस कर। सीरियस एक्सप्रेशन के साथ गोबे बोलता है कि यहां सिर्फ 3 असली वॉरियर्स हैं। उसकी आंखें लाल चमकने लगती हैं। वह अपना नाम लेता है, फिर जायंट मॉन्स्टर के ऊपर खड़े यूगो की तरफ इशारा करता है और आखिर में आकारी का नाम लेता है। आकारी थोड़ी शॉक्ड होती है, पर गोबे बोलता है कि बाकी सब लोग जीना भूल चुके हैं। गोबे बिना सोचे समझे बचे हुए मॉन्स्टर्स पर चार्ज करता है। वह 2 स्टफ्ड क्रीचर्स पर गोली चलाता है, लेकिन वे बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते। यूगो बताता है कि पेन डीबफ काम नहीं कर रहा। गोबे कंक्लूड करता है कि मॉन्स्टर्स को दर्द फील ही नहीं होता। हालांकि डीबफ वर्ड उसे समझ नहीं आता। वह बस कंधे उचाकर फाइट पर फोकस करता है। यूगो गोबे को नीचे रहने को बोलता है और कहता है कि पोजीशन स्विच करते हैं। यूगो लीड लेता है और बोलता है कि वह उस साइड हैंडल करेगा। दूर से आकारी और दूसरा कोवर्कर पैनिक में चिल्लाते हैं कि ओल्ड मैन बहुत रेकलेस हो रहा है। जमीन पर आकर गोबे पूछता है, तुम्हें पता है हाथी को कैसे टेम करते हैं? वह राइफल को अलग एंगल में पकड़ता है और बोलता है, अभी दिखाता हूं। वह राइफल के बट से जायंट मॉन्स्टर के हेड के प्रेशर पॉइंट पर हिट करता है। गोबे मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ जाता है, उसे मारते हुए कहता है, सीधा रह। यूगो इंप्रेस हो जाता है। ओल्ड मैन मॉन्स्टर के वीक पॉइंट्स उससे भी ज्यादा जानता है। गोबे यूगो को वॉर्न करता है कि डिस्ट्रैक्ट मत हो, क्योंकि और मॉन्स्टर्स आ रहे हैं। सीरियस टोन में वह पूछता है कि इतने केओस में क्या यूगो खुद भी एनिमी है? यूगो बिना जवाब दिए अपनी रेड ब्लेड के साथ स्पिनिंग अटैक में मॉन्स्टर्स पर टूट पड़ता है।
मॉन्स्टर के ऊपर बैठे गोबे एक डायरेक्शन में इशारा करता है। अभी वह जोर से स्ट्राइक करता है और मॉन्स्टर उसी डायरेक्शन में भागने लगता है। जायंट क्रीचर एक कान फाड़ने वाली रो के साथ अनकंट्रोलेबली आगे दौड़ता है। वह किसी चीज से टकराता है जो 5 टन के हाथी से भी ज्यादा भारी होती है। जबरदस्त इंपैक्ट होता है। मॉन्स्टर पूरी तरह क्रश हो जाता है। उसका चेहरा बिगड़ जाता है। क्लियर हो जाता है कि गेम ओवर। गोबे युगो की तरफ मुड़कर बोलता है, अब बाकी तुम संभाल लो। युगो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी मेक से फाइनल मर्सी ब्लो देता है। बाकी सर्वाइवर्स यह सब देखकर शॉक में आ जाते हैं। एक बंदा बोलता है कि युगो और गोबे एक डेडली डुओ हैं। साथ ही वह नोटिस करता है कि तगुरा ने एक भी एनिमी नहीं मारा, जो सोल्जर को और गुस्सा दिला देता है। तभी युगो के सामने एक रेड नोटिफिकेशन स्क्रीन अपीयर होती है। उसमें लिखा होता है कि इनिशियल सीक्वेंस कंप्लीट हो चुकी है और युगो और आकारी के स्टेटस बोनसेस दिखते हैं। गोबे को भी पॉइंट्स मिलते हैं, पर वह स्क्रीन देखकर कंफ्यूज हो जाता है। वह खुशी से बोलता है कि उसका बैक पेन गायब हो गया और युगो एक्सप्लेन करता है कि यह परफॉर्मेंस बेस्ड स्टेटस बूस्ट है। तुरंत एक नया मैसेज आता है। बैटलफील्ड में एक बड़ी स्ट्रक्चर ऐड होने वाली है। सिस्टम सब सर्वाइवर्स को इमरजेंसी एरिया से इवैक्यूएट करने को बोलता है। जमीन पर एक लाल क्रॉस शेप्ड मार्कर अपीयर होता है। बीच सड़क पर तेज लाल रोशनी चमकने लगती है। अचानक जमीन के अंदर से एक जाइगेंटिक और बिजार सर्कस टेंट बाहर निकल आता है। सब लोग शॉक हो जाते हैं। युगो और आकारी उस स्ट्रक्चर को देखकर सोचते हैं कि अब क्या होने वाला है। एक और स्क्रीन आती है। अनाउंस होता है कि डेमोनाइजेशन का सेकंड सीक्वेंस शुरू होने वाला है। युगो बोलता है कि लीडर वहां मौजूद है, क्योंकि उसकी प्रेजेंस बाकी मॉन्स्टर्स से अलग फील होती है। सर्कस टेंट के ऊपर एक रिंग मास्टर अपीयर होता है। वह कंफर्म करता है कि वही यहां का लीडर है। वह सिनिस्टर स्माइल के साथ बोलता है कि वह उनसे मिलने के लिए एक्साइटेड है। आकारी शूट करने का सोचती है, लेकिन युगो उसे रोकता है और कहता है, थोड़ा रुक जाओ। हमारे प्रोटैगनिस्ट ने देखा कि उनकी पोजीशन काफी खराब है और सोचता है कि क्लियरली शॉट लेना मुश्किल है। वह आइडिया डिसमिस करता है और देखता है कि मॉन्स्टर ऊपर गोल्डन पाइप के साथ खेल रहा है। बिजार क्रीचर पाइप में से ब्लो मार के स्ट्रेंज पर्पल स्मोक रिलीज करता है। स्मोक ग्राउंड पर स्प्रेड हो जाता है और ग्रुप फुल अलर्ट मोड में आ जाता है। पर्पल एनर्जी के बबल्स बनने लगते हैं और हमारे प्रोटैगनिस्ट को समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। बबल्स से डिमोनिक रैट्स जैसे रेड आइड क्रीचर्स निकलते हैं। लीडर अनाउंस करता है कि शो स्टार्ट हो गया है और रैट हॉर्ड अटैक के लिए रेडी हो जाती है। एक सर्वाइवर चीखता है कि बॉस ने अपने मिनियंस समन किए हैं और युगो सोचता है बॉस का क्या सीन है। फिर वह तगुरा की तरफ देखता है और पूछता है कि क्या उसके पास कुछ ऐसा है जो मॉन्स्टर्स को ब्लाइंड कर सके। सोल्जर कहता है हाँ, और युगो उसे रेडी होने के लिए बोलता है सिग्नल पर। मॉन्स्टर्स चार्ज करते हैं और दोनों रेडी हो जाते हैं फाइट के लिए। युगो चीखता है कि स्प्रेड आउट हो जाओ और अपने वेपन को नए फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करता है। वह पियर्स होने के पेन को चैनल करके अपनी ब्लेड को रेड स्पीयर में बदल देता है। स्पीयर से युगो एक रैट पर अटैक करता है, लेकिन क्रीचर काफी टफ है। युगो शॉक में है क्योंकि ब्लेड उसके डिफेंस को तोड़ नहीं रही। हिट के इंपैक्ट से वह बैकवर्ड गिरता है। दिख रहा है कि क्रीचर कितना स्ट्रांग है। जैसे ही वह रिकवर करता है, मॉन्स्टर अपनी शार्प टेल से अटैक करता है। टेल के हिट से युगो काफी दूर तक गिरता है। ग्राउंड पर लेटे हुए वह रियलाइज करता है कि बीस्ट टेल अटैक के लिए यूज करता है। तगुरा कहता है कि उसके पास हेल्प करने का टाइम नहीं है, वह बिजी है दूसरे एनिमीज के साथ। युगो रिप्लाई करता है कि वह फाइन है और सोचता है कि क्रीचर का फर ब्लेड के लिए टू टफ है। इसलिए वह क्रशिंग पेन को चैनल करता है करके अपनी वेपन को हैमर में ट्रांसफॉर्म करता है। नई वेपन के साथ वह मॉन्स्टर के हेड पर एक पावरफुल ब्लो मारता है। डिबफ के बावजूद हैमर का डैमेज फाइनली क्रीचर के डिफेंस को तोड़ देता है। फिर वह बाकी ग्रुप से चीखता है कि स्टंट क्रीचर पर अपना फायर फोकस करो। ग्रुप ओबे करता है और मॉन्स्टर पर बुलेट्स की हेल छोड़ देते हैं। आकारी हिट पर सेलिब्रेट करती है, लेकिन गोबे वॉर्न करता है कि अभी सिर्फ क्रीचर का मूवमेंट स्टॉप हुआ है। क्रीचर डिकॉय के रूप में है
और यूगो दूसरे क्रीचर पर अपनी रेड हैमर के साथ चार्ज करता है। सीरियस लुक के साथ वह दो क्रीचर्स को फेस करता है, कॉम्बैट के लिए रेडी। वह आगे बढ़ता है और रेड हैमर से एक रैट पर पावरफुल ब्लो मारता है, लेकिन बीस्ट सर्वाइव कर जाता है। यूगो रियलाइज करता है कि इनकी ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा है। मॉन्स्टर रिटेलिएट करता है और यूगो वेपन से डिफेंड करता है। मोमेंटम लूज किए बिना वह दूसरे क्रीचर पर फुल स्ट्रेंथ के साथ अटैक करता है। साथ में गोबे और आकारी भी फाइट करते हैं, लेकिन एक को गिराने के लिए 3 हिट्स लगते हैं। रिंग मास्टर ये सब देखकर कॉम्प्लीमेंट करता है और कहता है कि ये परफॉर्मेंस मार्वलस है। उसके बिजार स्माइल के साथ लीडर डिसाइड करता है कि अब और रीइंफोर्समेंट्स भेजने का टाइम आ गया है। पर्पल स्मोक ग्राउंड से राइज होती है और क्रीचर्स आउट ऑफ नोवेयर अपीयर होते हैं। एक सर्वाइवर टेरर में चीखता है क्योंकि एनिमीज की नंबर सडनली डबल हो गई है। तगुरा कंप्लेन करता है कि इतनी क्रीचर्स को कंटेन नहीं कर सकता और स्ट्रॉन्ग अटैक यूज करना पड़ेगा। गोबे अग्री करता है कि अब वह और होल्ड बैक नहीं कर सकता, जबकि आकारी सिचुएशन से फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। ऊपर से लीडर शांति से अपना म्यूजिक बजाता है जैसे कुछ हो ही नहीं रहा हो। यूगो उसको ऑब्जर्व करता है और सोचता है क्या ये कोई वर्जन है पाइड पाइपर ऑफ हेमलिन का। वह समझता है कि फ्लूट ही वो सोर्स है जो मॉन्स्टर्स को समन कर रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए यूगो चीखता है आरी को कि वह उस कैट को यूज करे जो उसने बैटल में पहले पाया था। प्रोटैगनिस्ट को पाइड पाइपर की स्टोरी याद आती है, जिसमें फ्लूट से रैट्स को ल्यूर किया गया था। अब वह रियलाइज करता है कि ये बिजार क्रीचर्स वही रैट्स हैं और बॉस ही पाइपर है। आकारी इस आइडिया से सरप्राइज होती है, लेकिन अग्री कर लेती है कि की आइटम यूज करें। गर्ल अपना हाथ एक्सटेंड करती है और किटन को समन करती है, जो इंटेंस गोल्डन लाइट में से इमर्ज होता है। छोटा फीलाइन ग्राउंड पर लैंड करता है और मॉन्स्टर्स की तरफ ब्राइट ऑरा के साथ फेस करता है। अचानक क्रीचर का साइज ग्रो करने लगता है और रैट्स के सामने जाइगेंटिक हो जाता है। एक मॉन्स्टर डर के ऊपर देखता है, कैट के एनॉर्मस माउथ के सामने जो उसे डिवार करने वाला है। वह वेस्ट किए बिना जायंट फीलाइन एक मॉन्स्टर को फैटल बाइट में पकड़ लेता है। बाकी क्रीचर्स कैट के बैक पर क्लाइंब करके एस्केप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फेल हो जाते हैं। गोबे इंप्रेस होता है और कमेंट करता है कि यह क्रीचर उस लायन से भी बड़ा है जो पहले फेस किया था। यूगो रियलाइज करता है कि अब टेबल्स टर्न हो गए हैं और ये उनका फुल आउट अटैक का टाइम है। वह चीखता है तगुरा को रेडी होने के लिए, क्योंकि अब उनका चांस है जीतने का। दूसरा कोवर्कर अनाउंस करता है तगुरा का यूनिक वेपन रिको जिन। सोल्जर एक पावरफुल इलेक्ट्रिक अटैक अनलीश करता है जो पूरे एरिया को इल्यूमिनेट कर देता है। मीनवाइल यूगो फ्लैशबैंग यूज करता है बॉस को टेम्परेरली ब्लाइंड करने के लिए। लीडर स्टन हो जाता है और यूगो डिक्लेयर करता है कि अब मॉन्स्टर का बर्ड्स आई व्यू ओवर है। उसका वेपन ग्लोइंग रेड चेन में ट्रांसफॉर्म होता है जो वह क्रीचर पर थ्रो करता है। जंजीरों में बांधने का दर्द को चैनल करके वह वेपन को एनिमी के बॉडी के अराउंड रैप करता है। यूगो अपनी पूरी ताकत से चीखता है और बॉस को पावरफुल टग से नीचे खींचता है। रिंग मास्टर को प्रेशर फील होता है और उसके फेस पर प्योर रेज का एक्सप्रेशन आ जाता है। यूगो मॉन्स्टर को अपने पर्च से यांक करता है और फुल फोर्स से ग्राउंड पर थ्रो कर देता है। चांस देखकर बाकी लोग बॉस पर फोकस्ड फायर छोड़ते हैं। लीडर पर सीधे गोलियों की बारिश को हिट करता है, जो डिफेंड नहीं कर पाता। यूगो देखकर कि प्लान काम कर गया, स्टॉप करने को कहता है ताकि डैमेज चेक करे। लेकिन स्मोक के बीच क्रीचर की सिलुएट राइज होती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वुंडेड होने के बावजूद मॉन्स्टर ग्रुप को कॉम्प्लीमेंट करता है कि अटैक स्प्लेंडेड था। वह कहता है कि उन्होंने क्विक जजमेंट और अनहेजिटेटिंग एक्शन दिखाया और तारीफ के काबिल है। इसके बाद लीडर का बॉडी ट्रांसफॉर्म होना शुरू होता है और वह अनाउंस करता है मेन एक्ट। यूगो कंप्लीटली शॉक्ड है कि क्रीचर अभी वही फॉर्म चेंज कर रहा है। डिस्टेंस से आकारी और गोबे ऊपर देखकर कंप्लीटली टेरिफाइड हो जाते हैं। तगुरा और दूसरा कोलीग भी जायंट मॉन्स्टर के नए फॉर्म से स्टन्ड है। क्रीचर का फुट हार्ड से स्टॉम्प करता है, ग्राउंड को अपने वेट और साइज से शैटर कर देता है। यूगो मॉन्स्टर को स्टेयर करता है और मॉन्स्टर पूछता है क्या उसे हॉरर मूवीज पसंद है। जायंट लीडर कहता है कि अब वह फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करने वाले हैं, लेकिन स्पेक्टेटर्स की तरह नहीं। मैकेबर स्माइल के साथ वह अपना सेकेंड फॉर्म रिवील करता है और कहता है कि अब वह कास्ट की टीम का हिस्सा होंगे। ग्रुप के सामने जायंट मॉन्स्टर डिक्लेयर करता है कि मेन एक्ट फाइनली स्टार्ट होने वाला है। अपने स्टंप से क्रीचर सबको डांस करने के लिए कहता है और ग्राउंड के ट्रेम्बल होने लगते हैं इम्पैक्ट से।
आकारी पैनिक हो जाती है और यूगो गोबे को कहता है कि जैसे ही क्लियर मिले फ्लूट को एम करो। सिचुएशन देखकर एक कोलीग चीखता है कि सब जितनी जल्दी हो सके रिट्रीट करें। गोबे शाउट करता है कि लोग एक साथ न हो, स्प्रेड आउट हो जाओ ताकि इजी टारगेट्स न बनो। यूगो लीड करता है एस्केप और सबको 3 ग्रुप्स में स्प्लिट होने के लिए कहता है। बॉस उनकी स्ट्रैटेजी को कॉम्प्लीमेंट करता है, कहता है कि वे एक शानदार परफॉर्मर्स का समूह है। अपॉर्चुनिटी सीज करते हुए गोबे राइफल एम करता है और परफेक्ट शॉट फायर करता है मॉन्स्टर पर। शॉट डायरेक्टली लीडर के फेस पर हिट होता है और मॉन्स्टर सरप्राइज हो जाता है। लीडर स्माइल करता है और उनकी परसेप्शन को प्रेस करता है, कहता है कि उन्होंने उसका प्लान देख लिया। वह उन्हें फ्ली करते देखता है और सोचता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, हंट का मजा और बढ़ गया। जैब सेफ हो जाते हैं। एक गाय डिस्पेयर में कहता है कि उस जायंट चीज को बीट करना इम्पॉसिबल है। यूगो डिसएग्री करता है, कहता है कि बॉस का मेन बॉडी एक्चुअली फ्लूट है। उसे याद आता है कि जब उसने चेन से अटैक किया, मॉन्स्टर ने फ्लूट को प्रोटेक्ट किया और फेस पर हिट लिया। ये काफी स्ट्रेंज मूव था। कोलीग सोचता है कि शायद मॉन्स्टर ऑब्जेक्ट से अटैच है और अगर बॉडी ही रियल टारगेट होती तो वेपन्स काम नहीं करते। यूगो एक्सप्लेन करता है कि मॉन्स्टर ने उसके अटैक से पेन फील नहीं किया, प्रूफ है कि बॉडी सिर्फ पपेट है। मॉन्स्टर ने कभी नहीं बोला कि वह डायरेक्टर है, लेकिन डायरेक्टर प्रेजेंट था। यूगो स्माइल करता है क्योंकि इसका मतलब है कि डेमोनाइजेशन जीतने का एक वे है। ये लोग हमेशा छोटी सी चांस ऑफ विक्ट्री छोड़ देते हैं। यूगो स्माइल करता है क्योंकि इसका मतलब है कि डेमोनाइजेशन जीतने का एक वे है। ये लोग हमेशा छोटी सी चांस ऑफ विक्ट्री छोड़ देते हैं, सिर्फ देखने के लिए कि लोग फेल होने पर कितने डिस्पेयर फील करते हैं। इस बात को सोचकर वह एनिमी के ट्विस्टेड पर्सनालिटी को कर्स करता है और सबको मीटिंग पॉइंट पर हेड करने के लिए कहता है। एल्सवेयर टाइगर का ग्रुप फेस कर रहा है कई जेस्टर लाइक मॉन्स्टर्स। सिल्वर हेयर्ड सोल्जर एक लार्जर क्रीचर को होल्ड बैक करता है और दूसरों को चीखता है कि जितना जल्दी हो सके भागो। डेस्परेटली वह कहता है कि शूट न करें ताकि डायरेक्टर न सुन ले और अपने एक्शंस पर डाउट करता है। अपने थॉट्स में टिगरू सोचता है कि ये लॉस्ट कॉज है क्योंकि सिर्फ वह और यूगो सोल्जर्स हैं। वह रियलाइज करता है कि डायरेक्टर की साइट से बाहर है और सोचता है कि ये चांस है एस्केप का। डिटर्मिन्ड लुक के साथ सोल्जर सिर्फ एस्केप करने की सोचता है ताकि पनिशमेंट गेम के लिए प्रिपेयर हो सके। शेमलेसली वह रन करता है क्योंकि अगर वह मर गया तो सब खत्म और कोई याद भी नहीं रखेगा। मेमोरी शो करती है कि उसका लाइफ एज अ सोल्जर हमेशा फास्ट था, सिर्फ अपने फैंस को प्लीज करने के लिए। उसके लिए सब अपीयरेंसेस के लिए था और फैंस इडियट्स हैं जो पैसा खर्च करते। डिस्टेंस से युगो को देखकर वह वंडर करता है कि क्यों ये गाय फाइट करते जा रहा है बिना गिव अप किए। एंग्री वह क्वेश्चन करता है कि सैम सोच क्यों नहीं रखते और उन दोनों में क्या डिफरेंस है। अपने थॉट्स से रिवोल्टेड सोल्जर सिर्फ कर्स करता है और भाग जाता है। थोड़ी देर बाद युगो ग्रुप के बाकी लोगों के साथ मिलता है और पूछता है सब ठीक है। गोबे पूछता है कि फ्लूट वीक पॉइंट है क्या और युगो कंफर्म करता है, इंप्रेस करते हुए ओल्ड मैन को। तोआ डाउट करता है कि हिट कर पाएंगे क्या क्योंकि मॉन्स्टर रिएक्ट कर चुका है और एक हिट से गारंटी नहीं है। युगो एक्सप्लेन करता है कि अगर पेन फ्लूट पर अप्लाई किया गया तो स्टोरी कंप्लीटली चेंज हो सकती है। फ्लूट डेलिकेट है और अगर एक पार्ट डैमेज हो जाए तो वो स्टॉप काम कर देता है। गोबे समझता है कि जायंट बॉडी सिर्फ वॉल है और उनको वे फाइंड करना होगा। आकारी कहती है प्रॉब्लम हाइट है क्योंकि मॉन्स्टर स्काईस्क्रेपर साइज का हो चुका है। युगो रिप्लाई करता है इसलिए हम सिंपली क्रीचर के हाइट मैच करेंगे। तगुरा प्लान में डाउट करता है लेकिन युगो कहता है कि 2 यूनिक वेपन्स के साथ हम उसका अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है स्नाइपर टीम को हाइड रखना ताकि बॉस नोटिस न करे। नेक्स्ट उन्हें गोबे के लिए एक अवसर की खिड़की बनाए करनी है ताकि वह कामली फ्लूट पर एम कर सके। सोल्जर पूछता है कि कोनो क्यों उनके साथ है और युगो कहता है कि उसको आइटम्स ढूंढने के लिए भेजा है। एल्सवेयर सुपरवाइजर बॉक्सेस सर्च कर रहा है और कुछ ऐसा फाइंड करता है जो उसको सच में शॉक कर देता है। कोनो एक पावरफुल वेपन डिस्कवर करता है और आइटम को देखकर अमेज्ड हो जाता है। लड़ाई में वापसी करते हुए विशालकाय प्राणी अपने कठोर ठूंठ से जोरदार प्रहार करता है।
मार के ग्राउंड को शेक करता है, मैसिव ट्रेमर क्रिएट होता है। इमारत की छत पर से मॉन्स्टर नीचे देखता है और स्माइल करता है। ग्रुप को ऑब्जर्व करते हुए यूगो वॉर्न करता है कि बीस्ट ने उन्हें स्पॉट कर लिया है और इमिनेंट अटैक के लिए ब्रेस हो जाओ। जायंट बॉस एडवांस करता है और तगुरा चीखता है कि क्रीचर फुल फोर्स से आ रहा है। डेस्परेटली वह पूछता है कि अगर बिल्डिंग कोलैप्स हो गई तो क्या करेंगे। यूगो कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ कहता है स्टे काम और उन्हें फेथ रखने को बोलता है कंट्री के इंजीनियरिंग पर। बॉस बिल्डिंग पर अटैक करता है विद फुल माइट और इम्पैक्ट से ग्राउंड वायोलेंटली शेक होता है। इनसाइड कोनो ब्रेस करता है इम्पैक्ट के लिए जैसे ही विंडोज एक्सप्लोड होती हैं। यूगो नोटिस करता है कि बिल्डिंग गिर नहीं रही और समझता है कि बीस्ट उतना हैवी नहीं जितना लगता। वह कंक्लूड करता है कि मॉन्स्टर का बॉडी एक इन्फ्लेटेड बलून जैसा है, नो रियल सब्सटेंस। इसलिए यूगो डिसाइड करता है कि अगर वह स्ट्रॉन्ग इनफ ब्लो लैंड करे तो क्रीचर को रोक सकते हैं। विद दैट यूगो अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करता है, विस्फोट के संपर्क में आने का दर्द को पावर में कन्वर्ट करके अटैक करता है। अटैक हिट होता है बॉस पर और फ्लूट डैमेज हो जाता है डिफेंडिंग के प्रोसेस में। यूगो रियलाइज करता है कि पेन बफ एक्टिव है और सबको यल करता है कि फायर इमीडिएटली। गोबे विदाउट वेस्टिंग टाइम राइफल फायर करता है परफेक्ट शॉट से टारगेट पर। आकारी और दूसरे कोलीग भी वेपन्स अनलोड करते हैं जायंट मॉन्स्टर पर विदाउट हेजिटेशन। गोलियों की बौछार होती है फ्लूट को, जो अब वल्नरेबल है पेन अटैक के बाद। जायंट बॉस लुक डाउन करता है और वॉर्न करता है कि अब तुम्हें इसका प्राइस पे करना पड़ेगा। गो और दूसरे लोग रियलाइज करते हैं कि जायंट मॉन्स्टर ने उन्हें स्पॉट कर लिया है। क्रीचर स्नाइपर ग्रुप पर अटैक प्रिपेयर करता है तेज और फैटल वार के साथ। यूगो सेंस करता है डेंजर और गोबे को यल करता है रन, क्योंकि उनका लोकेशन डिस्कवर हो गया है। बॉस स्नाइपर ग्रुप पर अटैक करता है बिजार ब्लेडेड विप के साथ। मॉन्स्टर का ब्लो बिल्डिंग को हार्ड हिट करता है और जाइगैंटिक एक्सप्लोजन होता है। गो और दूसरे लोग डेस्परेटली रन करते हैं अटैक से बचने के लिए। डिस्टेंस से ओल्ड मैन विंडो से देखकर रियलाइज करता है कि जायंट मॉन्स्टर आसानी से हार मान ले नहीं करेगा। क्रीचर की वेब बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को टेयर करती है, एवरीथिंग डिस्ट्रॉय करते हुए। जायंट बॉस मैकेबर स्माइल के साथ केओस एंजॉय करता है। एस्केप के दौरान गोबे डेब्री से हिट होता है गिरते हुए बिल्डिंग से। यूगो नोटिस करता है कि बॉस का वेपन ब्लेड से बना है और फ्रीली एयर में मूव कर रहा है। विदाउट वेस्टिंग टाइम यूगो तगुरा को कॉल करता है और कहता है मेरे साथ आओ फाइट में हेल्प करने के लिए। लेकिन मूव करने से पहले ब्राइट गोल्डन लाइट सामने अपीयर होती है। वह तगुरा का स्वॉर्ड पॉइंट करता है यूगो पर और कहता है वेट मिनट। डिफीटेड लुक के साथ तगुरा कहता है कि इनफ है, हम इस क्रीचर को बीट नहीं कर सकते। यूगो शॉक्ड और यल करता है कि अगर फेल हुए तो एंड रिजल्ट वही होगा। तगुरा यल करता है कि सैम नहीं है, क्योंकि अभी भी चांस है सर्वाइव करने का। वह अपना हाथ एक्सटेंड करता है और कहता है कि अगर हम दोनों साथ भाग गए, हम एंड तक होल्ड कर सकते हैं। सोल्जर कहता है कि उनको किसी को प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं, बस रन करो और सर्वाइव करो। तगुरा इंसिस्ट करता है कि यह राइट आंसर है, आइडियल्स या हेरोइज्म का नहीं। एंग्रिली यूगो बिना कुछ कहे उसको कॉलर से पकड़ लेता है। सोल्जर अपनी आंखों में आंसू के साथ प्लीड करता है कि बस सिर्फ नोट करके एक्सेप्ट करो प्रपोजल। नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करो।